विल जैक्स से शुरू करते हैं। विल जैक्स को आरसीबी ने इस साल मेगा ऑक्शन पे खरीदा था और मैं थोड़ा सा सरप्राइज था क्योंकि इनके पास लास्ट 2 साल से फिन एलन था और इन्होंने एक भी मैच नहीं खिलाया और फिन एलन को जाने दिया। विल जैक्स और फिन एलन ऑलमोस्ट दोनों सिमिलर टाइप के बैट्समैन हैं, दोनों टी20 के गन प्लेयर्स है। और जब इन्होंने विल जैक्स को खरीदा मुझे लगा कि विल जैक्स फर्स्ट मैच से ही प्लेइंग 11 में होंगे, क्योंकि मुझे ना होने का कोई रीजन नहीं दिख रहा था। क्योंकि विल जैक्स अगर आरसीबी स्क्वाड में देखो तो बेस्ट टी20 बैट्समैन विल जैक्स ही है। विल जैक्स ने अभी तक 162 टी20 मैचेस खेला है, विच इंक्लूड्स बीबीएल, एसए टी20, बाकी जितने भी टी20 लीग्स है सब मिला के उसने 162 टी20 मैचेस खेला है, जिसमें उसका कैरियर स्ट्राइक रेट है 159, हाईएस्ट फॉर एनीवन इन द आरसीबी स्क्वाड। आरसीबी की बाकी बैट्समैन सपनों में भी इस स्ट्राइकर से बैटिंग नहीं कर पाएंगे। सेकंड हाईएस्ट है आरसीबी के लिए स्ट्राइक रेट ग्लेन मैक्सवेल का, जिनका टी20 है कैरियर स्ट्राइक रेट है 153। मतलब जो आपके स्क्वाड में बेस्ट प्लेयर है, जो लास्ट एक साल हर एक टी20 लीग में सबसे ज्यादा रन बना रहा है, कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, विल जैक्स, आपने उसको ड्रॉप कर दिया। इतना भूतिया टीम मैनेजमेंट, इतना भूतिया टीम मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा। अगर प्लेइंग 11 की कॉम्बिनेशन से विल जैक्स का जगह नहीं बन रहा था, जो आपके बेस्ट टी20 बैट्समैन है उसका जगह नहीं बन रहा, तो अब कैसे जगह बन रहा है? फिर तो अभी भी जगह नहीं बनना चाहिए था ना। पहले 5 मैच पे विल जैक्स को ड्रॉप किया गया। 5 मैच जब आप हार गए हो, जब आपको लगा कि अरे हम तो टूर्नामेंट से बाहर ही हो गए, आप कुछ अलग करते, तब जाके विल जैक्स का मौका मिला है। और वो भी सेटल नहीं है, कभी नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, मतलब सेटल होने नहीं देंगे। मुझे कभी कभी लगता है कि आरसीबी प्लेयर्स को खरीदता ही है बर्बाद करने के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे किसी चीज का लॉजिक पता नहीं लगता है। और दूसरा प्लेयर है स्वप्निल सिंह। स्वप्निल सिंह को आपने 1 महीने के कैंप में आपने नहीं देखा, लास्ट 1 महीने पे आपने नहीं देखा कि स्वप्निल सिंह नेट पे कैसा बॉलिंग डाल रहा है। आपने तो मयंक डगर को खिलाया पहले 5 मैच, उसके बाद भी स्वप्निल सिंह का जगह नहीं बन रहा। स्वप्निल सिंह तो लास्ट 2 मैच से खेल रहा है। मयंक डगर को अपने एसआरएच से लिया और आपने शहबाज को जाने दिया। मयंक डगर 5 मैच पे 10 की इकोनॉमी से, 10 के ऊपर की इकोनॉमी से बस 1 विकेट लिया। 5 मैच पे 1 विकेट। मयंक डगर वो थे आपका फर्स्ट चॉइस एज स्पिनर। फिर इनका आर रोना चलता रहता है कि हाय हम क्यों नहीं जीतते, हम तो जितना डिजर्व करते, हम तो बेहतरीन टीम है। 5 मैच पे 10 के ऊपर की इकोनॉमी, 1 विकेट मयंक डगर। और स्वप्निल सिंह 2 मैच पे 3 विकेट ले चुका है और पहले मैच पे तो अच्छा खासा बैटिंग भी किया है। मतलब लॉजिकली किसी भी चीज का मीनिंग नहीं बनता आरसीबी की टीम में। कोई भी बेस्ट प्लेयर हो उसको बैठा दो, बस खत्म बात, और बाकी सबको खिला लो। विराट कोहली ने जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा उसके बारे में भी बातें करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। वाज इट जस्ट एरोगेंस एंड नथिंग एल्स? बाद में बात करते हैं इसके बारे में। शुरू से शुरू करते हैं। मैच था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में और दोपहर का मैच था। मुझे याद है एसआरएच वर्सेस जीटी का एक मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में था दोपहर को, जिसमें एसआरएच पहले बैटिंग करते हुए स्पिन के सामने फंस गए थे। मतलब पिच में पहले बैटिंग करते हुए स्पिन को थोड़ा सा मदद मिलता है, थोड़ा सा स्लो और टैकी रहता है और बाद में बैटिंग के लिए इजी हो जाता है। और वही होता है, टॉस जीत के फैफ बॉलिंग चुनता है। आरसीबी के प्लेइंग 11 में एक चेंज था, मैक्सवेल आ गया था वापस लॉकी फर्ग्यूसन की जगह और स्वप्निल सिंह प्लेइंग 11 में आ गए थे। लास्ट मैच में स्वप्निल सिंह एज एन इंपैक्टर खेल रहे थे। आप उनके बैटिंग लाइनअप देखो, आज का प्लेइंग 11 देखो आरसीबी का। विराट, फैफ, उसके बाद विल जैक्स, रजत पाटीदार, मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, दिनेश कार्तिक। अब लगता है ना कि डिस्ट्रक्टिव बैटिंग लाइनअप है। इतने सारे मैचेस में क्या हुआ था? फाइनली ऐसा लगा कि 4 बेस्ट फॉरेनर्स आरसीबी के लिए कल खेल रहा था। बाकी टाइम पे रीश टॉपली, कभी कभी अल्जारी जोसेफ, कुछ भी चल रहा था। जीटी का प्लेइंग 11 सेम था। सामने 2 राइट हैंडेड बैट्समैन थे, रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल। तो फैफ ने बॉल दिए एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर को, स्वप्निल सिंह। ये होता है एग्रेसिव कैप्टेंसी। अभी अचानक आरसीबी को क्या हो गया? इतने मैचेस से ये सब कहां पे था? यही सब मैच पे डिफरेंस डालता है। स्वप्निल सिंह पहले ओवर में साहा को आउट कर देता है और तीसरे नंबर पे बैटिंग करने आता है साई सुदर्शन, और शुभमन गिल और साई सुदर्शन फिर से टेस्ट बैटिंग चालू कर देता है। पावर प्ले की बात, जीटी का स्कोर था 42 फॉर 1, 7 का इकोनॉमी। टेरिबल पावर प्ले। आप 7th ओवर डालने आता है मैक्सवेल। मैक्सवेल को इसलिए लाया गया क्योंकि साई सुदर्शन पिच पे था, जो एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, और मैक्सवेल ऑफ स्पिनर है। लेकिन मैक्सवेल आके शुभमन गिल को आउट कर देता है। शुभमन गिल 19 बॉल 16 रन। 19 बॉल 16। मुझे याद आ रहा था
कि केकेआर, जब शुभमन गिल केकेआर में था, वो सेम एक सीजन ऐसे बैटिंग कर रहा था, जिसके बाद केकेआर ने उसको ड्रॉप कर दिया। मतलब दिस इज ए क्राइम। 19 बॉल 16 इज ए क्राइम। बहुत ही खराब बैटिंग, बहुत ही खराब बैटिंग। उसके बाद जीटी एक अच्छा मूव करता है कि शाहरुख खान को ऊपर भेजता है। जो शाहरुख खान का डोमेस्टिक में इतना हाइप है वो कल फाइनली दिख गया है। 8 ओवर तक तो सब सही चल रहा था, स्लो ही चल रहा था, लेकिन उसके बाद जीटी का इनिंग्स पेस पकड़ता है। 8th ओवर 12 रन्स, 9th ओवर 13 रन्स, 10th ओवर 10 रन्स, 11th ओवर 10 रन्स, 12th ओवर 16 रन्स, 13th ओवर 17 रन्स। लास्ट 6 ओवर पे 78 रन आया था और एक भी विकेट नहीं गिरा था, और लग रहा था कि हाँ इधर से मैच जीटी की तरफ जा सकता है। अब 14th ओवर डालता है स्वप्निल सिंह, इस ओवर में बस 6 रन आता है, सिर्फ 6 रन, तो थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड होता है। अब 15th ओवर सीरियस डालने आता है, पहले ही बॉल पे शाहरुख खान बोल्ड। 30 बॉल्स 58, 5 सिक्सेस, ग्रेट नॉक। फाइनली थोड़ा सा शाहरुख खान का बैटिंग देखने को मिल गया, जो लास्ट 3 साल 4 साल सुन रहे कि शाहरुख खान बहुत बड़ा बड़ा हिट लगाता है, थोड़ा सा कल देखने को मिल गया। बट द जॉब फॉर जीटी वॉज नॉट ओवर येट। 15th ओवर में सिर्फ 7 रन, 15th ओवर के बाद जीटी का स्कोर होता है 138 फॉर 3। आप इधर से देख लो, 3 ओवर में कुछ रन नहीं आता। 16th ओवर मैक्सवेल बस 10 रन आता है। मैं बस 10 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक नॉन रेगुलर बॉलर आपको डेथ में बॉलिंग डल रहा है और आप मैक्सवेल को हिट नहीं कर रहे हो, आप रिस्क नहीं ले रहे हो, सिर्फ 10 रन आया इस ओवर में। ये माइंडसेट मुझे थोड़ा सा अजीब लगा है साई सुदर्शन और डेविड मिलर दोनों की तरफ से, खास करके डेविड मिलर की तरफ से। आप इस टीम का फिनिशर हो, आपको चाहिए था कि मैक्सवेल की इस ओवर पे आप हिट करो। आप 2 ओवर बाकी था, 3 ओवर बाकी था, इसमें से 1 ओवर सिराज को डालना था, 1 ओवर यश दयाल, क्योंकि आपके पास और एक पेसर नहीं है तो आप और 1 ओवर कैमरन ग्रीन को ही दोगे, और उस ओवर में 15 रन आ गया था। और लास्ट 2 ओवर पे 20 रन आया है, मतलब लास्ट 3 ओवर पे थोड़ा बहुत रन आ गया था। जीटी का स्कोर था 200, बट वॉज इट एनफ फॉर दैट पिच? आई डोंट थिंक सो, आई रियली डोंट थिंक सो। डेविड मिलर 19 balls 26, which was a very slow innings, very slow innings। आपके टीम के बेस्ट फिनिशर डेविड मिलर है, वो अगर 19 balls पर 26 करता है, इसका मतलब ये है ज्यादा अच्छा बैटिंग नहीं किया है, या फिर आरसीबी के बॉलर्स ने कुछ ज्यादा खास कर दिया होगा। साई सुदर्शन 49 balls 84, ब्रिलियंट नॉक, लेकिन मैं इस नॉक को इतना ज्यादा टॉप रेट नहीं करूंगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे थोड़ा बहुत स्लो लगा है, स्पेशली ड्यूरिंग द पावर प्ले। शायद थोड़ा बहुत अटैक कर सकता साई सुदर्शन। साई सुदर्शन ओडीआई में इंडिया के लिए सुपरस्टार बनेगा, आज नहीं तो कल अगर मौका मिलेगा तो ये तो मैं लिख के दे सकता हूं, बहुत कंसिस्टेंट है। लेकिन T20s में साई सुदर्शन का स्ट्राइक रेट प्रॉब्लमेटिक है। आप आरसीबी के बैट्समैन चेस करने आते हैं और शुभमन गिल स्पिनर से स्टार्ट नहीं करवाता, वो बॉल देता है एक तरफ से उमरजाई, दूसरी तरफ से संदीप वॉरियर, और दोनों पहले 3 ओवर पे बहुत पिट चुके थे। पहले 3 ओवर पे 37 फॉर 0 था आरसीबी। आप 4th ओवर डालना था साई किशोर, और पहली ओवर में फैफ डुप्लेसिस का विकेट लेता है। और इधर तक विराट कोहली बहुत स्लो खेल रहा था, 9 balls 8 रन्स। जैसे ही 9 balls 8 रन, जैसे फैफ आउट हुआ तब विराट कोहली ने पेस पकड़ा है। साई किशोर पावर प्ले का लास्ट ओवर डालने आता है, जिसमें विराट कोहली आगे आके 2 छक्का लगाता है और पता लग जाता है कि आज विराट कोहली दूसरे मोड पे है। और जितना एग्रेशन वो कल ग्राउंड पे दिखा रहा था बैटिंग करते हुए, पता लग गया था कि वो पर्सनल हो गया। जो लास्ट इनिंग्स की वजह से उनको इतना क्रिटिसाइज किया गया, उनकी स्ट्राइक रेट की वजह से, स्लोएस्ट सेंचुरी की वजह से आईपीएल में, वो थोड़ा पर्सनल हो गया, तो पता लग रहा था, क्योंकि बहुत एग्रेसिव दिख रहा था विराट कोहली। पावर प्ले के बाद आरसीबी का स्कोर था 63 फॉर 1, ग्रेट पावर प्ले। और 10 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर होता है 98 फॉर 1। द ट्रिक हियर इज कि विल जैक्स तब तक बहुत स्लो खेल रहे थे, विल जैक्स के बैट पे बॉल आ ही नहीं रहा था। कुछ 12 गेंदों पे 11 रन ऐसा कुछ था विल जैक्स का। आप 11th ओवर डालने आता है मोहित शर्मा, और मोहित शर्मा इस साल एक ही काम किया है, आके बैट्समैन से प्रेशर हटाना। बॉलर आते हैं प्रेशर डालने के लिए, मोहित शर्मा उल्टा काम करने आते हैं, बैट्समैन से प्रेशर हटाना। 11th ओवर उधर से मारना स्टार्ट करते हैं 11th ओवर से। 11th ओवर पे 12 रन्स, 12th ओवर पे 13 रन्स, 13th ओवर पे 11 रन्स, और इधर से देख लो 14 ओवर 14 रन्स, 15th ओवर मोहित शर्मा 29 रन्स, 16th ओवर रशीद खान 29 रन्स। मतलब लास्ट 2 ओवर में 58 रन्स आया था, 2 ओवर में 12 गेंदों पे। 16 ओवर में आरसीबी ने 200 चेस कर दिया है, 16 ओवर पे। विल जैक्स 41 balls 100, व्हाट ए ब्रिलियंट नॉक।
मैं इस 100 को शायद मार्कस स्टोइनिस, जॉस बटलर का जो चेस करते हुए 100 आया था, स्टोइनिस का चेस का 100 है, उसके बाद थर्ड पे सेंचुरी को रखूंगा। मैं फर्स्ट पे रखता, लेकिन मैं थर्ड पे रखूंगी, वो 2 चेस पे आया था। ये जो सेंचुरी था, फास्ट 12-15 बॉल्स पे ऐसा लग रहा था कि विल जैक्स मार ही नहीं पा रहे। तब विराट कोहली ने मेक श्योर किया कि विल जैक्स पे प्रेशर ना आए। विराट कोहली बाउंड्री लगा रहे थे, तब रन बना रहे थे। जैसे विराट कोहली को दिख गया कि विल जैक्स मार रहे हैं, तब उन्होंने दूसरी तरफ खड़े हो गए। विराट कोहली का बहुत बड़ा रोल है विल जैक्स की सेंचुरी पे, क्योंकि विराट कोहली ने वो प्रेशर हटाया है शुरू में विल जैक्स के ऊपर से। विराट कोहली बनाता है 44 बॉल 70। अब विराट कोहली पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में क्या कह रहे थे? विराट कोहली ये कह रहे थे कि लोग कमेंट्री बॉक्स पे बैठ के ये कहते हैं कि मुझे स्पिन खेलना नहीं आता, मैं 15 साल से क्रिकेट खेल रहा हूं, ग्राउंड में मैं आता हूं, मुझे पता है कि मेरे को आता है कि नहीं। बाहर से बैठ के कमेंट करना बहुत ईजी होता है। देखो, पहले तो मुझे ये सब बहुत ही इलॉजिकल लगता है कि कोई इतना बड़ा प्लेयर विराट कोहली जैसा आके मुंह से क्लेरिफाई कर रहा है, अपने परफॉर्मेंस से क्लेरिफाई कर दिया, वो दैट्स एनफ। सबको पता लग गया कि विराट कोहली को आता है। मुंह से क्लेरिफाई करना मुझे ना प्रोफेशनल लगता है, ना मुझे मैच्योर लगता है। मुझे बहुत ही इमैच्योर, इलॉजिकल बिहेवियर लगता है कि आप मुंह से आके क्लेरिफाई कर रहे हो। क्या रे, मेरे को तो स्पिन खेलना आता है, मैं 15 साल से कर रहा हूं ग्राउंड पे, मेरे को बताने वाले तुम लोग कौन होते हो, तुमने क्या किया है ग्राउंड में। विराट कोहली यही मीन कर रहे थे। और मैं एक बात बता देता हूं, जो विराट कोहली इतने चौड़े होकर बात कर रहे थे, विराट कोहली पे इतना क्रिटिसाइज क्यों होता T20 में? विराट कोहली का कल का स्ट्राइक रेट क्या था? 159। ग्रेट स्ट्राइक रेट, आई कांट डिनाई, ग्रेट स्ट्राइक रेट 159। विल जैक्स का स्ट्राइक रेट कितना था उसी मैच पे? 243। ठीक है, अगर मैं आपको लास्ट 3 साल आईपीएल का स्टेट्स निकल के दिखा दो कि कौन से टॉप ऑर्डर बैट्समैन स्पिन के खिलाफ सबसे ज्यादा बार आउट हुआ है और सबसे कम रन रेट से रन बनाता है, सबसे कम स्ट्राइक रेट से रन बनाता है, वो है विराट कोहली। आप जाके खुद गूगल कर लो स्टेट्स में कि कौन कौन बड़े प्लेयर लास्ट 3 साल से आईपीएल में स्पिन के खिलाफ फंसता है, मिडिल ओवर पे कम रन रेट से रन बनाता है, वो है विराट कोहली। तो क्रिटिसाइज तो होंगे ना। ऐसा नहीं ना कि लोग हवा में बात कर रहे हैं। मैं मान लेता हूं कि आपका स्ट्राइक रेट कल 159 था, इस आईपीएल में आप 147, 148 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हो, लेकिन क्या ये बेस्ट है? क्या ये बेस्ट है? ट्रेविस हेड 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है, सुनील नरीन ऑलमोस्ट 185, 190 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है, फिल सॉल्ट 170 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है। मैं और किसका नाम लूं? विल जैक्स 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है, फ्रेजर मैकगल 3 दिन पहले आया है, 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है। ऐसा नहीं है ना जो आप जिस स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हो बस आप ही कर सकते हो, जो आप 148 के स्ट्राइक से बैटिंग कर रहे हो। इफ यू आर थिंकिंग यू आर द बेस्ट इन T20 क्रिकेट, दैट्स डिल्यूशनल। आप नहीं हो। आप मुझे ये समझाने की कोशिश मत करो कि विराट कोहली इज द बेस्ट T20 ओपनर। हाँ, इंडिया के लिए हो सकता है, लेकिन वर्ल्ड में तो नहीं है। अगर मैं वर्ल्ड के टॉप 10 बैट्समैन काउंट करूं T20 में, ओडीआई और टेस्ट में, तो विराट कोहली का कोई जवाब ही नहीं। अगर T20 में काउंट करूं तो विराट कोहली जगह नहीं बनेगा और किसी के लिए नहीं बनेगा। आप विराट कोहली को क्यों आप T20 बैट्समैन की लिस्ट में लोगे, जब दूसरे बैट्समैन, दूसरे कंट्री के बैट्समैन बेयरस्टो, फिल सॉल्ट, विल जैक्स, बटलर, ट्रेविस हेड, फ्रेजर मैकगल, मिचेल मार्श 160, 180 के स्ट्राइक से बैटिंग कर रहे हैं। ये जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में विराट कोहली ने जो भी कहा वो डेस्परेशन है। बस उनको अच्छा नहीं लगा कि ये लोग ये बोल रहे हैं, उन्होंने करके दिखा दिया। उन्होंने लेफ्ट हैंड स्पिनर के विरुद्ध वो फंसते थे, कल उन्होंने साई किशोर नूर को बहुत मारा तो उन्होंने जवाब दे दिया, व्हिच टू मी वाज नॉट नेसेसरी। मतलब सवाल तो उठेंगे, अगर आप 150 के स्ट्राइक रेट से 72 बॉल्स खेल के 113 बनाओगे, स्लोएस्ट सेंचुरी मारोगे आईपीएल में, जहां आपका टीम का स्कोर पहुंचना चाहिए 200 पे, तो आप 180 पे रुक जाते हो। अगर आप 40 बॉल्स पे 50 बनाओगे T20 में, अभी जहां हर एक टीम 250 बना रहा है, तो आप पे तो क्वेश्चन होगा, वो अनडाउटेडली क्वेश्चन होगा ही होगा। इसमें मुंह से जवाब देने का मुझे कुछ भी लॉजिक समझ में नहीं आया, ना मुझे समझ में आएगा। विराट कोहली के बहुत सारी चीजें जो मुझे समझ में नहीं आता है। ही इज प्रोबब्ली द बेस्ट बैट्समैन इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड, बट T20 में अभी फिलहाल आई कांट से दैट, आई कांट एग्री विद व्हाट विराट कोहली सेड यस्टरडे। मतलब कोई जरूरत ही नहीं था। अगर मैं होता उधर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में पूछला तो आप भी विल जैक्स के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर लेते 243 के स्ट्राइक रेट से। आपका स्ट्राइक रेट तो 159 है, ऑलमोस्ट 100 लेस है। इलॉजिकल बातें हम भी कर सकते हैं और विराट कोहली भी इलॉजिकल बातें कर रहे थे। उनको स्पिन खेलना आता है, उनका फर्स्ट
बॉल पेसर सब कुछ खेलना आता है, लेकिन T20 में स्ट्राइक रेट विराट का प्रॉब्लमेटिक है और इस पे बात हुआ है जो सच है। और अगर आपको अभी भी बिलीव नहीं होता है, अगर आप अंधे भक्त हो, तो आपको पता लग जाएगा वर्ल्ड कप में भी कि कौन कितने स्ट्राइकर से बैटिंग करते हैं। टॉप ऑर्डर में होंगे ना हर एक टीम का, जो भी टॉप कंट्रीज के टॉप ऑर्डर्स होंगे, आप एक बार कंपेयर कर लेना कि सब ओपनर, सब टॉप ऑर्डर बैट्समैन स्ट्राइक रेट कितना है और विराट कोहली का टूर्नामेंट के एंड पे स्ट्राइक रेट कितना है। गुजरात के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि गुजरात का बॉलिंग लाइनअप बहुत ही वीक है, बहुत ही वीक है। जो मोहित शर्मा लास्ट 2 साल तक उनके लिए हीरो था, वो मोहित शर्मा हर एक मैच पे 15-20 की इकोनॉमी से बॉलिंग डाल रहे हैं। राशिद खान जो T20 का बेस्ट स्पिनर था, उनका परफॉर्मेंस साई किशोर और नूर से भी खराब है। गुजरात के लिए क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और मेरा गट फीलिंग से कह रहा है कि गुजरात शायद नंबर 9, नंबर 10 पे खत्म करने वाला है इस साल। और जैसा शुभमन गिल का परफॉर्मेंस है इस साल, बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब। और आरसीबी ने इस टूर्नामेंट को बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी पॉइंट्स टेबल ऊपर से बहुत खुल जाएगा। बीच वाले जितने भी टीम्स है उनको क्वालिफाई करने का मौका मिलेगा और केकेआर, एसआरएच, सीएसके सबके लिए थोड़ा सा खतरा होगा। एलएसजी, जीटी, मतलब अब कुछ भी नहीं कह सकते कौन क्वालिफाई करेगा कौन नहीं। और इसमें आरसीबी का बहुत बड़ा हाथ रहेगा इस पूरे टूर्नामेंट में। अभी आरसीबी खुद तो क्वालिफाई नहीं करेंगे मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि 14 पॉइंट्स में अगर सब मैच जीत भी जाएंगे, 14 पॉइंट से क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि जीटी, एलएसजी, सॉरी नॉट जीटी, एलएसजी, डीसी, सीएसके, मुझे केकेआर सब 14 पॉइंट तक पहुंच ही जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।